हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एंथर। एंथर को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, एंथर वॉल के बारे में जानेंगे एंड देन वो फॉर्मेशन कैसे हुई है एंथर वॉल की उनके बारे में जानेंगे। तो वी गोना टू डिस्कस ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द एंथर। सो बी विद मी टिल द एंड ऑफ द लेक्चर, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर। हमारा जो एंथर होता है उसको जब भी हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में सबसे बेसिक चीज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि जो एंथर होता है वो कैसा होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है? टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। ये स्ट्रक्चर और ये डिटेल्स मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ इसी लेक्चर के अंदर। सो डोंट वरी, अभी हम सिर्फ टर्म्स देख रहे हैं जो एंथर के लिए प्रपोज की जाती है। तो एंथर कैसा रहेगा? मेरा टेट्रास्पोरेंजिएट रहेगा। एंथर मेरा बाइलोब्ड होता है और एंथर मेरा डाइथिकस होता है। ये जनरली टर्म्स आप एंथर के लिए देखोगे, ये सारी की सारी टर्म्स एक टिपिकल एंथर के लिए प्रपोज की जाती हैं जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। इन टर्म्स को जानने के लिए हम एंथर की स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं। वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर एंड देन वी गेट टू नो कि ये सारी टर्म्स क्या क्या डिनोट करते हैं। सो अगर मैं कभी भी एक टिपिकल एंथर का ट्रांसफर सेक्शन बनाऊंगा तो मेरा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। This is the transverse sections of a typical एंथर। यहाँ पे मैं ये डॉटेड लाइन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ताकि हम चीज़ों को थोड़ा सा बेहतर तरीके से सीख पाए। अदरवाइज दीज आर द प्रॉपर वॉल ऑफ द एंथर्स। ये एक ट्रांसवर्स सेक्शंस का मैंने छोटा सा एक ओवरव्यू बनाया। अगर मैं एंथर को कट करके देखता हूँ ट्रांसवर्सली तो मेरे को ऐसा दिखाई देगा। सो दिस इज द टीएस ऑफ टिपिकल एंथर। टिपिकल एंथर इन एंजियोस्पर्म्स। अब इसमें मेरे को दिख क्या रहा है? इस स्ट्रक्चर के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास दो लोब है। एक ये वाला लोब है, वन लोब। एक ये वाला लोब है। तो इन टोटल कितने लोब हो गए? टू लोब हो गए। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं? बाइलोब्ड बोलते हैं। हर एक लोब के अंदर आपकी दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं ये एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगी और ये वाली दूसरी मेरी माइक्रोस्पोरेंजियम हो गई। इस वाले लोब में यहाँ पे एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगी और इस वाले लोब में एक और माइक्रोस्पोरेंजियम होगी जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है ये है मेरी माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर मैं एक टिपिकल एंथर की बात करूं तो मैंने कहा कि टिपिकल एंथर बाइलोब्ड होता है। यहाँ पे एक लोब ये है, एक लोब ये है, तो बाइलोब्ड हो गया। चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रही है। हर एक लोब के अंदर दो थिक्का होती है, एक थिक्का ये वाला है, एक थिक्का ये वाला है, तो डाइथिक्कस हो गया। जब हम थिक्का की बात करेंगे तो हम लोब को कंसीडर करके चलेंगे, पूरे एंथर को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है। सो ये कुछ टर्म्स हैं जो एक एंथर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर से या नाम से पूछ लिया जाता है। अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। ये जो लोब्स होते हैं एंथर के, ये एंथर के लोब बीच में एक टिश्यू से कनेक्ट होते हैं जो एक आपका सर्टाइल टिश्यू होता है। Each lobe is connected with a tissue and this tissue is known as connective। ये हमने लास्ट लेक्चर कर रहे थे, उसमें हमने एडिनेट टाइप ऑफ स्टेमन पढ़ा था। उसके अंदर भी बात की थी कि हर एक लोब आपस में कनेक्टेड होगा, जिसको बोलेंगे हम कनेक्टिव टिश्यू। ये होता है कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू एक सर्टाइल टिश्यू है। क्या है ये? आपका एक सर्टाइल टिश्यू है। ये दोनों लोब्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू होता है
वो हमारी एंथर वॉल की कुछ सेल्स को बनाने में डायरेक्टली रोल प्ले करता है। ये कनेक्टिव टिश्यू स्टार्टिंग में 2 लोब्स को कनेक्ट करके रखता है। जब हमारा एंथर इमैच्योर होता है, तब हर एक लोब के अंदर जो 2 माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, वो भी एक सर्टाइल टिश्यू से क्या होती है, अलग-अलग रहती हैं। तो यहाँ पे भी सर्टाइल टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है, जो इन माइक्रोस्पोरेंजिया को अलग-अलग रखता है। जैसे ही ये एंथर आपका मैच्योर हो जाता है, तब ये सर्टाइल टिश्यू खत्म हो जाते हैं और ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं। तब कलेक्टिवली हमें एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ देखने को मिलेगी, ये 2 अलग-अलग माइक्रोस्पोरेंजिया नहीं देखने को मिलेंगी। इन स्ट्रक्चर को हम डिटेल में वन बाय वन जानेंगे, बट स्टिल आई विल गिव यू एन ओवरव्यू कि हमारा एंथर दिखेगा कैसा, ताकि आपके लिए आगे वाले पार्ट्स में ये ईजी हो जाए। अब इसी स्ट्रक्चर के अंदर हम एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा एंथर है, ये कहीं-कहीं से डिप्रेशन शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है, यहाँ पे एक डिप्रेशन है। तो इन डिप्रेशंस को बोलते हैं हम स्टोमियम। These depression are known as stomium. This is the groove, यानी कि ये डिप्रेशन है। यहाँ से क्या होगा, मेरा एंथर डेhiscence होगा इन फ्यूचर। जैसे ये एंथर मैच्योर हो जाएगा, तो यहाँ से ये वीक हो जाता है और आपका एंथर जो होता है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है और सारे पोलन ग्रेन बाहर रिलीज हो जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम होती हैं, इन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर फर्दर जब एंथर डेवलप होता है या मैच्योर हो रहा होता है, तब ये कन्वर्ट हो जाती है पोलन सैक के अंदर, और इन पोलन सैक के अंदर बाद में बनते हैं पोलन ग्रेन। देयर आर टू मैनी पोलन ग्रेन्स। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन बनेंगे। ये बनेंगे पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट को भी हम डिटेल में देखने वाले हैं। अब इस एंथर की स्ट्रक्चर के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन खाली तो नहीं होगा। तो इस वाले रीजन के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, पूरी सेल्स को मिला के हम एक टर्म प्रपोज करते हैं, एंड दैट टर्म इज एंथर वॉल। यहाँ पे क्या होगी, आपकी एंथर वॉल होगी। ये एंथर वॉल के अंदर मेनली 4 तरह की सेल्स होती हैं, जिसको मैं यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, उस आउटर मोस्ट कवरिंग के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं हम एपिडर्मिस। तो मैं आपको ये सारी स्ट्रक्चर या एंथर वॉल जो है, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा। सो बी फोकस ऑन दैट पार्ट। सो सबसे पहले यहाँ पे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, वो होगी आपकी एपिडर्मिस। यहाँ जो ये सिंपल सेल्स हैं आपकी, ये आपकी बना रही होती है एपिडर्मिस। और एज यू नो कि जो एपिडर्मिस होता है, उसका मेनली एक ही काम होता है, दैट इज प्रोटेक्शन। तो यहाँ जो मैंने सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है मेरी एपिडर्मिस की। दिस इज द एपिडर्मिस। इस एपिडर्मिस के अंदर कुछ रेडियली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, जो जनरली एक ही लेयर की होती हैं, बट कुछ एक्सेप्शनली केसेस में 2 लेयर हो सकती हैं। बट हमें अपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो दूसरी जो लेयर बनाएंगे वो मेरी सिंगल लेयर्ड ही स्ट्रक्चर होगी। और ये जो सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इस सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम एंडोथीसियम। ये मेरी रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होती हैं, और इन सेल्स के लिए जो टर्म प्रपोज की जाती है, वो होती है मेरी एंडोथीसियम। So let me finish with this structure and then I'll mark this thing। ये जो सेल्स होंगी, इनको क्या नाम देंगे हम, एंडोथीसियम। These cells are known as एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर जो थर्ड लेयर होगी, वो 2 या 3 लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि 2 या 3 लेयर्स के अंदर आपकी ऐसे सेल्स प्रेजेंट होंगी, और इन लेयर को बोलते हैं हम मिडल लेयर। तो यहाँ पे आपकी एक लेयर ये बना दी मैंने, और ऐसा ही हम 2 लेयर और बना लेते हैं। सो 1 और 2 और 3 लेयर्स डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये आपकी 2 या 3 लेयर्स में प्रेजेंट हो सकती हैं। मोस्ट कॉमनली आपको 2 टू 3 ही ये देखने को मिलती हैं। लेयर्स को बोलते हैं हम मिडल लेयर। मिडल लेयर। अब मिडल लेयर के अंदर एक
फोर्थ जो लेयर होती है वो होती है टैपेटम। ये टैपेटम बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेयर है, जो ऐसी कुछ ट्रायंगुलर शेप में हमें देखने को मिलती है। इन चारों लेयर में से टैपेटम का जो फंक्शन होता है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो स्ट्रक्चर होती है इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल्स हैं इस कंप्लीट एंथर के अंदर। तो ये जो फोर्थ लेयर मैंने बनाई है, दिस इज माय टैपेटम। अब ये चारों के चारों जो लेयर हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम, ये चारों के चारों मिलके क्या बनाती है, मेरा एंथर वॉल बनाती है। अब ये चारों के चारों सेल्स बनी कैसे हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। तो ये एक टिपिकल एंथर है, जिसको मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूं आपके लिए, कि हर एक एंथर को हम बाइलोब्ड बोलते हैं। उसके अंदर एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। हर लोब के पास 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं और इन टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। हर लोब के अंदर 2 थिक्का होती है, जो आपको यहाँ देखने को मिलती है। दैट्स वाई हम इसको डाइथिकसी बोलते हैं। हर एक लोब एंथर के अंदर कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट होता है, जो कि एक सर्टाइल टिश्यू है। ये रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता। उसके अलावा ये जो एंथर है ये बाहर से छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाए रखता है, जिसको हम स्टोमियम बोलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी इसको डायरेक्टली मार्क नहीं करती, तो बी फोकस्ड ऑन दैट पार्ट एज वेल। स्टोमियम एक छोटा-सा ग्रुप होता है जहाँ से मेरा एंथर डाइसेंस होगा इन फ्यूचर में। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है यही आगे डेवलप होके पोलन सैक बनाती हैं, जिनके अंदर पोलन ग्रेन बनेगा। ये जो एंथर है जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, वो आपकी प्रोटेक्टेड होती है एक एंथर वॉल से, जिसके अंदर 4 तरह की सेल्स होंगी। सबसे बाहर आपकी एपिडर्मिस होगी, देन आपका एंडोथीसियम होगा, देन आपका मिडल लेयर होगा, देन आपका टेपिटम होगा। एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर्ड होती है, मिडल लेयर आपकी 2 टू 3 लेयर्स होती है और टेपिटम आपकी सिंगल लेयर्ड होती है। तो ये एक टिपिकल एंथर की स्ट्रक्चर है। इसी को हम अभी थोड़ा-सा और डिटेल में देखते हैं कि ये जो मेरी एंथर वॉल है ये कैसे बनी है। अभी हम एंथर की जो वॉल है उसकी फॉर्मेशन कैसे हुई है उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं, कि हर तरह की सेल्स कैसे बनेंगी उसको जानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा-सा स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ करके बताता हूँ, कि अगर मैं एक सिंपल सा एंथर देखता हूँ जो कि बहुत ही इमैच्योर है या फिर बहुत ही अर्ली एज में है, यानी कि अगर मैं एक यंग एंथर को ड्रॉ करूँ आपके लिए, तो यंग एंथर के अंदर क्या होगा, यंग एंथर के अंदर एक आपका ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स दिखाई देगा, जो कि मेरा क्या बना रहा होगा, एपिडर्मिस बना रहा होगा। यहाँ पे मैं बनाऊंगा सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग, दैट इज माय एपिडर्मिस। ये मेरी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये होगी एपिडर्मिस। और ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ ये बहुत ही यंग एंथर की है, अभी इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होने लगा है। ठीक है, तो ये एक टिपिकल यंग एंथर की स्ट्रक्चर है। ये जो अभी हम डिटेल्स डिस्कशन करने जा रहे हैं ये मेरा कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा मेरे को। ठीक है, क्योंकि हम जनरली स्ट्रक्चर पढ़ ज़रूर लेते हैं बट हमें याद ही नहीं रहता, हम बार-बार भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देखते हो, तो यू गेट टू नो कि हाउ थिंग्स वर्क्स, है ना? कि कैसी चीज़ें बन रही हैं, कैसी ये स्ट्रक्चर्स बनी है, एंथर कैसे बनी है, तो आपको भूलेगा भी नहीं और आपका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ जो मैंने सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई है, इस आउटर मोस्ट कवरिंग को बोलूँगा मैं एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मिस के अंदर मैं जितनी भी सेल बना रहा हूँ, ये सारी की सारी सेल्स मेरी होमोजीनस सेल्स होंगी। होमोजीनस सेल्स का मतलब क्या होता है, कि सारी की सारी एक जैसी हैं। तो यहाँ पे जितनी भी सेल्स आपको देखने को मिल रही है, ये सारी की सारी कैसी हैं? होमोजीनस सेल्स हैं। अब जैसे ही मेरा एंथर मैच्योर हो रहा होता है, तो ये एपिडर्मिस के नीचे जो सेल्स होती हैं, उनके लिए हम एक टर्म वर्ड यूज़ करते हैं, दैट इज़ हाइपोडर्मल सेल्स। वैसे ये सारी ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए हम एक होमोजेनस सेल्स नाम दिया, क्योंकि सारी एक जैसी दिख रही हैं, होमोजेनस सेल्स। बट जैसे ही सेल्स एपिडर्मिस के नीचे होती हैं, उनको हम हाइपोडर्मल सेल्स भी बोलते हैं। तो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स, यानी कि फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स, फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स, फ्यू हाइपोडर्मल सेल्स अब आपकी मोर प्रोमिनेंट होंगी, बिकॉज दे हैव लार्जर साइज, इनके पास लार्ज साइज है, लार्ज साइज है, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस है, न्यूक्लियई है। उसके अलावा ये
रेडियल इलोंगेशन भी शो करती हैं। यही जो कुछ हाइपोडर्मल सेल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं, इन्हीं को हम बाद में बोलेंगे आर्कीस्पोरियम सेल्स। आर्कीस्पोरियम सेल्स। अभी जब मैं एंथर को देख रहा हूं तो एंथर के पास दो स्ट्रक्चर हुई। सबसे बाहर एपिडर्मिस, जिसके अंदर एक होमोजेनस सेल्स थी। अब उन होमोजेनस सेल्स में से कुछ हाइपोडर्मल सेल्स ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। वो प्रोमिनेंट इसलिए हुई क्योंकि उनके पास ज्यादा साइज था, ज्यादा कॉन्सिपिशियस न्यूक्लियस था। उन्होंने रेडियल इलोंगेशन शो किया और ज्यादा फर्दर डेंस साइटोप्लाज्म कैरी कर रही थी, और उन्होंने एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाई जिसको नाम दिया हमने आर्कीस्पोरियम। तो रिसेंट में अभी जो मेरे पास एंथर है उसके पास में एपिडर्मिस और आर्किस्पोरियम दो तरह की सेल्स हैं। अब आगे कैसे डेवलपमेंट होता है उसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट से बताता हूं। अभी हम एक टेबुलर फॉर्म देखेंगे जिसमें पूरे एंथर वॉल की फॉर्मेशन को देखेंगे। तो जब मेरा अनडिफरेंशिएटेड एंथर है, अनडिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड एंथर है, तो उस अनडिफरेंशिएटेड एंथर के पास मेरी दो तरह की सेल्स हैं, and these two cells are, one is epidermis and second one is my archisporium। ये अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो मेरा फर्स्ट ग्रुप होगा उसको बोलूंगा मैं एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर है, और दूसरा जो ग्रुप ऑफ सेल्स था जो एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट थे, हाइपोडर्मल सेल्स, वो डिफरेंशिएट हुई और उन्होंने बनाया आर्कीस्पोरियम। तो ये मेरी दो तरह की सेल्स हैं। अब क्या होगा, ये जो मेरी एपिडर्मिस है ये फर्दर डिवाइड करती रहेगी और क्या बनाएगी, मेरा एपिडर्मिस ही बनाएगी। एपिडर्मल सेल्स फर्दर डिवाइड करके आपकी एपिडर्मिस ही बनाती हैं। यहाँ एपिडर्मिस से मेरा एपिडर्मिस ही बनेगा। लेकिन मेरा जो आर्किस्पोरियम है ये मेरा डिवाइड करता है, और ये डिवाइड करके दो अलग अलग तरह की सेल बनाता है। सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी पैराइटल सेल्स, और जो दूसरा ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। यानी कि यहाँ जो सबसे पहली सेल्स बनी उसको मैंने नाम दिया प्राइमरी पैराइटल सेल। मेरा जो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स बना उसको मैंने नाम दिया प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करती हैं और फर्दर डिवाइड करके अपनी ही जैसी और सेल्स बनाती हैं जिनको हम नाम देंगे सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ने डिवाइड करके जो सेल्स बनाई है उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स। दिस इज सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल। ये सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगी और बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये बनाएंगी माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, यहाँ तो ये डिवीजन का खत्म हो जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में फर्दर डिवाइड करती रहेंगी और माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती रहेंगी। लेकिन अब ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल्स है ये फर्दर डिवाइड करेगा और ये दो तरह की सेल्स बनाएगा। सबसे पहला जो ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी पैराइटल सेल्स, और जो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स बनेगा उसको भी हम सेम टर्म प्रपोज कराएंगे, दैट इज सेकेंडरी पैराइटल सेल्स। तो यहाँ पे बना आपका सेकेंडरी पैराइटल सेल। यहाँ पे भी जो दूसरा ग्रुप है वो भी बनेगा सेकेंडरी पैराइटल सेल का। अब ये जो सेकेंडरी पैराइटल सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगी और दो तरह की सेल्स बनाएंगी।
पहला जो ग्रुप ऑफ सेल्स होगा उसको बोलेंगे हम एंडोथीसियम, एंडोथीसियम। और जो दूसरा ग्रुप ऑफ सेल्स होगा उसको बोलेंगे हम अपर मिडल लेयर, अपर मिडल लेयर। सेम ये जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स हैं वो भी डिवाइड करेंगी, ये जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स हैं ये भी डिवाइड करके दो तरह की सेल्स बनाएंगी, जिसमें सबसे पहला जो ग्रुप बनेगा उसको बोलेंगे हम लोअर मिडल सेल्स, लोअर मिडल लेयर। और जो सेकंड ग्रुप होगा उसको बोलेंगे हम टेपेटम। अब ये जो सेल्स हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगी और फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे, आपका एंडोथीसियम ही बनाएंगी। एंडोथीसियम डिवाइड करके एंडोथीसियम ही बनाती है। अपर मिडल लेयर जो है वो फर्दर डिवाइड करेगी और बनाएगी दो लेयर मिडल लेयर की। दिस फॉर्म्स द टू लेयर ऑफ मिडल लेयर, मिडल लेयर। इसके बाद अब ये जो लोअर मिडल लेयर है ये भी फर्दर डिवाइड करती है और एक ही लेयर बनाती है, दैट इज मिडल लेयर, मिडल लेयर। और इसके बाद सबसे लास्ट जो सेल्स रहेगी टेपेटम, ये भी फर्दर डिवाइड करेगी और क्या बनाएगी, टेपेटम ही बनाएगी। टेपेटम से वापस टेपेटम ही बन जाएगा। सो अब एक बार दोबारा से हम पूरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या था, अनडिफरेंशिएटेड एंथर था जिसके अंदर दो तरह की सेल्स थी। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग पे एपिडर्मिस थी और फिर हाइपोडर्मल सेल जो कि प्रोमिनेंट हो गई थी, जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, ठीक है, ज़्यादा रेडियल इलोंगेशन शो की जिन्होंने, जो ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म कैरी कर रही थी, उनको हमने आर्किस्पोरियम बोला। एपिडर्मिस ने डिवाइड करके एपिडर्मिस बनाया। तो एपिडर्मिस जनरली कैसी आपकी सिंगल लेयर्ड ही है, एक ही लेयर है, वन लेयर है, ठीक है। उसके बाद जो आर्किस्पोरियम थी उन्होंने डिवाइड किया और बनाया प्राइमरी पेराइटल सेल्स, और दूसरा जो सेल्स बना उसको बोला प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स ने डिवाइड किया, सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाया, और सेकेंडरी स्पोरोजिनस सेल्स ने डिवाइड करके माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाया। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड करके फर्दर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स ही बनाती हैं। अब जो दूसरा ग्रुप था दैट इज प्राइमरी पेराइटल सेल्स, उसने डिवाइड किया और दो तरह की सेल्स बनाई जिसको हमने नाम दिया सेकेंडरी पेराइटल सेल्स। अब ये जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स थी ये फर्दर डिवाइड करती है और बनाती है एंडोथीसियम एंड अपर मिडल लेयर। ये जो एंडोथीसियम है वो डिवाइड करके फर्दर बनाता है एंडोथीसियम। तो एंडोथीसियम भी क्या है आपका, एक ही लेयर है। अब जो अपर मिडल लेयर है वो डिवाइड करके दो लेयर बनाता है जिनको हम मिडल लेयर बोलते हैं। अब ये जो सेकेंडरी पेराइटल सेल्स था दूसरा ग्रुप, वो फर्दर डिवाइड करते हैं और दो तरह की सेल्स बनाते हैं या दो तरह की लेयर बनाते हैं, एक लोअर मिडल लेयर और एक टेपिटम। टेपिटम फर्दर डिवाइड करके टेपिटम बनाता है और लोअर मिडल लेयर डिवाइड करके मिडल लेयर ही बनाता है। जनरली ये जो मिडल लेयर है ये वन लेयर भी हो सकती है, टू लेयर भी हो सकती है। तो इस वजह से हम मिडल लेयर को बोलते हैं कि टू टू थ्री लेयर्स होती हैं। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दीज मिडल लेयर्स आर टू टू थ्री लेयर्स, एंड आपकी टेपेटम आपकी वन लेयर है और जो लास्ट में है वो आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अभी हमने पढ़ी है इसको मैं दोबारा से आपसे रिफ्लेक्ट कराता हूँ कि हमने क्या देखा है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सबसे बाहर क्या थी, एपिडर्मिस थी, देन आपका एंडोथीसियम था, देन मिडल लेयर था, देन टेपेटम था और उसके अंदर क्या था आपका माइक्रोस्पोरेंजियम था। तो ये जो कंप्लीट डेवलपमेंट है उसको हमने बहुत ही डेप्थ तक जाना है, इससे ज्यादा आपका कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है। तो आप इंश्योर कर सकते हो कि अगर आपने इतना कुछ जाना है तो यू गोना टू क्रैक ऑल द एग्जाम्स और ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन लेयर्स का फंक्शंस देखेंगे कि इन लेयर्स का क्या क्या फंक्शन होता है। सो बी विद मी इन द नेक्स्ट lecture as well. I'll see you in the next lecture. Till then, be happy, stay safe, and be kind to everyone. Thank you.